पूरी दुनिया को आज खुशखबरी मिली कि ईरान और अमेरिका में डील हो चुकी है। लेकिन दुनिया मुगालते में ना रहे। एक और दुश्मन है जो अब भी ईरान पर अपनी बुरी नजर गड़ाए बैठा है। नाम है इजराइल। जैसे ये समझौते की खबर आती है, इजराइल में हड़कंप मच जाता है। नेतन्याहू के मंत्री कहते हैं, हम ट्रंप के गुलाम नहीं है, कठपुतली नहीं है जो ट्रंप अगर डील कर दे और हम मान जाएं, हम ईरान की जमीन जिस पर हमने कब्जा करके रखा है उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। खतरा अभी टला नहीं है। लेबनान की जो जमीन है वो इजराइल नहीं छोड़ेगा। नेतन्याहू ने क्या कुछ कहा है, कौन कौन सी धमकियां हैं जो ट्रंप को दी हैं, पूरी दुनिया को चेता दिया है कि भाई ट्रंप साहब भले ही कर लीजिए, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। आरोप है कि इजराइल ने लेबनान, गाजा, सीरिया में कुल 1000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कंट्रोल कर लिया है। लेकिन इस डील में ईरान की पहली शर्त यही थी कि अगर लेबनान में हमले खत्म नहीं हुए, युद्ध खत्म नहीं हुआ, जमीन नहीं छोड़ी गई, तो डील नहीं हो पाएगी। यानी कि दुनिया को यह मुगालता कभी ना रहे कि यह शांति समझौता होने वाला है। हमारे साथ विनीत त्रिपाठी जी हैं, जिनसे हम पूरी जानकारी लेंगे। नेतन्याहू कैसा जवाब देने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन पूरे वार्ताओं पर जो डील हुई है उस पर कैसा रिएक्शन है, सब कुछ जानेंगे। विनीत सर, सबसे पहले अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस फैसले का स्वागत किया है, खुशी जताई कि, और उन्होंने उम्मीद जताई कि ये जो जंग है जिसके कारण से पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है, जनहानि हो रही है, तो ये सब जो है रुकेगा और इससे एक बार वापस से दुनिया उसी पटरी पर चलेगी जब जो है वो 28 फरवरी के दिन से पहले चल रही थी। लेकिन आपको लग रहा है हो पाएगा ये? इजराइल तो वापस बैठ गया है। अच्छा, इसमें अगर ये पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि जो पीस डील है इसका अनाउंसमेंट सोशल मीडिया ट्रुथ पर हुआ। इसके बाद ईरान ने इसमें अपनी सहमति जताई है। इस पे 14 पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर जो दोनों के बीच में सहमति बनी है। अभी मेजर पॉइंट जो है वो अभी मतलब हम लोगों के सामने नहीं आए हैं। और उस पर सबसे बड़ी बात है कि एक पेच न्यूक्लियर पर भी फंसा हुआ है कि ये जो एनरिच किया हुआ यूरेनियम है ये कहाँ जाएगा, क्योंकि ईरान ने भाई साफ कर दिया कि हम अपना जो एनरिचमेंट है वो हम किसी तीसरे देश को नहीं सौंपेंगे। अब जब आप किसी तीसरे देश को नहीं सौंपेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो आपके पास ही रहेगा। तो अब जबकि जो एटॉमिक एजेंसी रिसर्च की रिपोर्ट कहती है वो ये कहती है कि इनका जो यूरेनियम है वो 60% तक एनरिचमेंट हो चुका है। अच्छा। और अगर वो 90% तक पहुंच गया तो न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाता है। तो 30% उससे दूर है और ये कुछ महीनों की कवायद में भी किया जा सकता है। तो ये क्या सिक्योरिटी होगी, इसके बीच में भी अनिश्चितताएं यहाँ पर बनी हुई है। सेकेंड पॉइंट दिव्यांशु, इस चीज को, इस पीस डील को थोड़ा सा इजराइल के लहजे से अगर आप करके देखोगे तो बहुत चीजें आपके सामने आएंगी। आप सबसे पहले कि ये जंग शुरू कैसे हुई, इस क्या मोटिव था अमेरिका का या क्या मोटिव था इजराइल का, उसके पहले अगर आप आ जाओ तो ये पिछले साल नवंबर में जबकि ईरान की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन होना शुरू हुए तो कहा गया कि भाई यहां पर इकोनॉमी इतनी डाउन चली गई है, बेरोजगारी है, लोगों के पास में खाने पीने की सामान की कमी हो रही है, इस वजह से यहां की जनता सड़कों पर आई। लेकिन इसके अलावा दूसरा जो एक प्रोस्पेक्टस ये था कि ईरान ने कहा था कि ये CIA और मोसाद का किया हुआ धरा है, कुछ प्लान है और इसी की वजह से कुछ चंद लोग सड़कों पर हैं। यहां से ये चीज उठाई गई। अब देखिए, आपको ये एक दुनिया का नैरेटिव यहां पर देखने की बात है और ये मैं सबसे अपील करता हूं कि हमेशा कभी भी किसी प्रोटेस्ट के पीछे का एक नैरेटिव अगर आपको पता चल जाएगा तो आप उस एजेंडे तक पहुंच जाओगे कि किस एजेंडे के कारण ये हो रहा है। विरोध प्रदर्शन की आड़ में ईरान की सत्ता गिरानी उनका मेन मकसद था कि किसी भी तरह खामनेई को उखाड़ के फेंकना है। जब वो कामयाब नहीं हुए उस विरोध प्रदर्शन में, लेकिन दुनिया के और अन्य हिस्से थे, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, यहां सब में वो कामयाब हुए और सत्ता गिराई गई। सत्ता गिराई गई और सत्ता गिराने के बाद अपने मनपसंद, अपने चहेते लोगों को उस गद्दी में बैठाया गया। अब यहां से समझ कि ईरान में ये उनका स्ट्रेटजी फेल हुई और ईरान में स्ट्रेटजी फेल होने के बाद में 28 तारीख को CIA और मोसाद ने एक इंटेल दिया। बेसिकली इसमें सबसे बड़ा रोल मोसाद का था। मोसाद ने कि अगर हम लोग खामनेई को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो ये गेम ज्यादा दिन चलेगा नहीं, 2 या 3 दिन में ये जंग खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईरान ने अनएक्सपेक्टेड तरीके से पलटवार किया, इतना विध्वंसक पलटवार किया कि खाड़ी देशों में त्राहिमाम मच गया। अभी तो ये सोचिए कि ये जंग में अगर ईरान
अगर उनके डिस्टलरीज में अटैक कर देता तो आप समझो कि पूरी खाड़ी देशों में पानी पीने के पानी के लाले पड़ जाते। बिल्कुल, ये खबरें आई भी थी। प्यासे डिस्टलरीज में अगर आपको बताइए कि खारा पानी समंदर का, उसको आप रिफाइन करके उसको अब करके वो पीने योग्य बनता है। इसीलिए वहां पर पानी कितना महंगा है, कितना कीमतें वहां पर है, पानी में रोक है हर तरीके से। तो अगर वहां पर ईरान के अटैक होना शुरू हो जाते हैं और इसके बाद में आप समंदर के नीचे, हॉर्मुज़ के नीचे जो इंटरनेट्स की लाइनें जा रही हैं, अगर आप उस पे अगर ये समझिए कि वहां पर अटैक होने लगते तो फिर कितना बड़ा झटका ये लगता पूरी दुनिया को। ईरान ने उन बहुत ही रणनीतिक तरीके से, क्योंकि उनके पास में अमेरिका जैसी पावर नहीं थी, ये बात सच है कि उनके जैसी आपके पास में पावर नहीं कि आप उस जंग में उस तरीके से लड़ पाओ, लेकिन उन्होंने ऐसी जगहों पर चोट दी जिससे दर्द बहुत हुआ अमेरिका को, और अमेरिका चाह रहा था कि किसी भी तरह इस जंग से हम निकले। लेकिन इजराइल ये बात नहीं चाहता। इजराइल कभी नहीं चाहता कि ईरान और अमेरिका के बीच में कोई भी डील हो। जब पीस डील की बात चल रही थी जनवरी महीने में, फरवरी महीने में, उस वक्त भी इजराइल जो है जब जब पीस डील हो तब तक कहीं ना कहीं अटैक करता था, ताकि इस पीस डील में कहीं भी ये मतलब हो ना पाए। कुल मिला के आज भी वही स्थिति है जिस चीज की आप बात कर रहे हो कि ईरान इजराइल का क्या क्या इशू है, इजराइल क्यों नहीं चाहता। दरअसल इजराइल का सबसे बड़ा वो है ग्रेटर इजराइल का सपना, उसका एक ड्रीम है। जो ड्रीम है वो ये है दिव्यांशु की, किसी भी तरह वो चाहता है कि जो फिलिस्तीनी क्षेत्र है पूरी तरह से वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, ये इनके मैप में, जॉर्डन और लेबनान, ये पूरी देश इसी में मिल जाए। सीरिया का एक बड़ा हिस्सा राजधानी दमिश्क के इंक्लूड करते हुए ये भी जो है ग्रेटर इजराइल का इनका प्लान है। दूसरी चीज है कि इराक फरात नदी के पश्चिम नदी के का पूरा विशाल भूभाग, ये भी ये ग्रेटर इजराइल का सपना है। और मिस्र में सिनाई प्रायद्वीप और नील नदी का पूर्वी एरिया क्षेत्र, ये भी इनका ग्रेटर इजराइल का ड्रीम है। सऊदी अरब का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा, कहां पर, जहां पे तबुक और मदीना, इसके जो अपर साइड है, इन सब जगह पर इजराइल चाहता है कि ग्रेटर इजराइल का ड्रीम है, इतना बड़ा इजराइल करने का ख्वाब है। उसमें सबसे बड़ा रोड़ा कौन है? ईरान है। ईरान जो है वो ताकतवर एक देश है जिसकी ताकत का अंदाजा दुनिया ने ये इस 3 महीने के दरमियान देख लिया। सबसे ज्यादा जो है, हम ये नहीं कहते कि उनके पास उनकी नेवी बहुत अच्छी है, उनकी एयरफोर्स बहुत अच्छी, क्योंकि जब वो सैंक्शंस कंट्री है, इनके पास में कोई जब से इस्लामिक रिवोल्यूशन 70s में आया इराक, उसके बाद भी जब इनको सैंक्शंस कर दिए गए तब ये दुनिया से खरीद नहीं पाते हैं। तो इनके पास 70s से पहले के जो चीज़ें हैं, विमान हैं, या वही टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा कोई नए फाइटर जेट या नई पनडुब्बियां वो इनके पास, लेकिन इनके पास में क्या है? इनके पास में सबसे बड़ा मिसाइल, बैलिस्टिक्स मिसाइल, क्लस्टर बम का भंडार है इनके पास में। आप समझिए ड्रोन्स, किलर ड्रोन्स, जिससे ये समझिए कि रशिया ने यूक्रेन पर तबाही मचा दी हो। ऐसे ड्रोन सस्ते, आपने अक्सर हम लोग जब चर्चा करते तो शायद ड्रोन के बारे में हम लोग बात करते हैं, 17-18 लाख रुपए की कीमत का विध्वंसक ड्रोन है, जिससे तो आप समझिए कि उसकी कैपेबिलिटी ये है। और उसकी आईआरजीसी के बाद में अगर आप पढ़ेंगे इस ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के बारे में, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितनी घातक इनकी एक यूनिट है। तो ये सब चीजें अगर आप इंक्लूड करते हैं, इजराइल का मेन मोटिव यहां पर होता है कि अगर अमेरिका से डील हो गई तो मैं कहां जाऊंगा, मेरा क्या होगा। तो इजराइल को अब जो धमकियां दी हैं रक्षा मंत्री ने, उन्हें साफ तौर पर कह दिया कि भैया तुमने डील कर ली। ईरान और अमेरिका की जैसे ही खबर आई, इजराइल के रक्षा मंत्री सामने आते हैं, नेतन्याहू सामने नहीं आते हैं। नेतन्याहू किस प्रेशर में है? वो क्यों ट्रंप के खिलाफ खुलेआम नहीं बोलते हैं? देखिए, इस बार इधर इजराइल में भी इलेक्शन होने हैं। अच्छा। और दूसरी चीज है कि बेंजामिन नेतन्याहू अपनी जनता के पास में क्या करने जाएंगे, क्या मांगेंगे कि उन्होंने क्या हासिल किया। देखिए, आबादी नुकसान तो इजराइल का भी बहुत हुआ, लेबनान ने ईरान ने दोनों ने नुकसान पहुंचाया। अब अगर मुझे किसी के दरवाजे में वोट मांगने जाना है और हम पैट्रियोट हैं, हम अपने देश से प्यार करते हैं, हम लेबनान से भी लड़ रहे हैं, हम ईरान से भी लड़ रहे हैं, हम गजा में भी लड़ रहे हैं, हम सबसे लड़ रहे हैं, लेकिन उससे फायदा क्या? उससे लोग पूछेंगे कि आपने इतने जो है नुकसान करवा लिया, लेकिन आपने हाथ से, लेबनान आपके हाथ में आया नहीं। लेबनान आज भी देख लीजिए, लेबनान के में जंग चल रही है, तो हिजबुल्लाह को आप न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए। हाँ, हिजबुल्लाह इस संगठन के बहुत सारे सीनियर कमांडर्स को मारा इजराइल ने, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दक्षिणी लेबनान अभी भी पूरी तरह से हिजबुल्लाह के कंट्रोल में है।
और वो उत्तरी इजराइल को टारगेट करता है। उत्तरी इजराइल, और इजराइल का कहना है कि जब तक हम अपना नॉर्थ वाला पोर्शन को सेफ नहीं कर लेते तब तक हम लेबनान पर हमले बंद नहीं करेंगे। इस संधि में कहा गया है कि लेबनान पर हमले नहीं होंगे। अब इस इमरान पर, अगर लेबनान पर हमले इजराइल रोक देता है मान लीजिए इस डील के तहत, तब तो फिर पूरे इजराइल में जो सपोर्ट था नेतन्याहू का वो खत्म हो जाएगा। और इसीलिए इजराइल के रक्षा मंत्री जो हैं साफ तौर पर आकर इजराइल कार्ड्स कह रहे हैं कि भैया हम ट्रंप के गुलाम नहीं हैं, हाँ, ना ही कठपुतली लेकिन हैं। ट्रंप के आप गुलाम नहीं है, लेकिन ट्रंप के कहने पर आप बमबारी बंद कर देते हैं, चालू कर देते हैं। आप ट्रंप के गुलाम नहीं है, लेकिन फिर भी आपके प्रधानमंत्री वहां पर जाते हैं, डीले तय करते हैं। आप गुलाम नहीं है, लेकिन फिर भी आप अब अमेरिका के इशारों चलते हैं, या यूं कहें कि अमेरिका और आपकी जुगलबंदी है। तो ये दुनिया को एक गलत और मतलब एक भ्रामक तरीके से जानकारी देना बंद करिए। दुनिया जानती है कि भाई आपके ऊपर किसका हाथ है, बिल्कुल इजराइल के ऊपर किसका हाथ है। पूरा का पूरा अमेरिका का सपोर्ट है। तो अमेरिका का जब सपोर्ट है तो अमेरिका उसकी रक्षा करता है। अमेरिका उसको ईरान वाली मध्य जो मसला था ये अमेरिका का था ही नहीं, ये मोटिव मेन था इजराइल का था। तो क्योंकि इजराइल को खतरा है अमेरिका और ईरान की सरहद की दूरी कितनी है अब आप देखिए। और वहीं अगर आप देखेंगे ईरान और इजराइल की दूरी कितनी है। ईरान की ताकत है वो अपने क्षेत्र से मिसाइल अटैक कर सकता है इजराइल तक। बिल्कुल, और तबाही देखने को मिली, इतनी तबाही करी थी इसके पहले कि उसने गुच्छों में जो है मिसाइलें मारी थी, जिससे उनका जो वर्ल्ड फेमस आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है ये भी तक उनको बचा नहीं पाया था। और आप समझिए यरूशलेम समेत में इजराइल के तमाम जगहों पर भारी तबाही हुई थी, जनहानि हुई थी। तस्वीरें दुनिया ने देखी वो सारी थी। और अब इसीलिए इजराइल नहीं चाहता कि ये डील हो। उसमें कहा कि अगर ये डील में बंद गया अमेरिका तो हमारी मदद कौन करेगा, कौन देश फिर इजराइल के साथ जंग लड़ेगा। लेकिन ईरान के साथ में तो उसके छोटे हुती है और क्या कहते हैं आपकी कुल्स फोर्स है, आपकी जो है ये हिजबुल्लाह है। तो इतने छोटे छोटे संगठन इसके हैं जो इजराइल को परेशान करेंगे। ऊपर से ईरान अटैक करेगा तो इजराइल तो बुरी तरह फंसा हुआ है। अब जी सवाल एक ये भी है कि भैया अगर अब जब ईरान और अमेरिका 19 जून को स्विट्जरलैंड में जाकर हस्ताक्षर करने वाले हैं डील के ऊपर, तो ऐसे में इजराइल के पास अब क्या ऑप्शन रह जाता है? क्या अब ट्रंप के सामने इजराइल अब आवाज उठाएगा? क्या उसके खिलाफ जा सकता है आने वाले दिनों में? बड़ा सवाल है और ये इस पर कुछ भी प्रोडक्शन करना। देखो अमेरिका में भी इसी साल नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है जी। मिड टर्म इलेक्शन तक अब ये ट्रंप ये कह सकते हैं, ये समझा सकते हैं नेतन्याहू को कि देखो अभी जब तक हालात ठीक नहीं है, मिड टर्म इलेक्शन नजदीक है और जो हमारी पार्टी के अंदर ही बगावत के सुर है। अमेरिका की जनता काफी लंबे वक्त से इस पर ये युद्ध में देखना नहीं चाहती है। और अगर हमारे सोल्जर्स कॉफिन्स बैग में यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर बवाल मच जाएगा। तो इस चीज की आप इज्जत करिए, आप धैर्य रखिए, फिर नवंबर के बाद में देखते हैं। बिल्कुल। तो ये अगर इजराइल इतना धैर्य रखता है और ये हमले बंद होते हैं, निश्चित तौर पर ये अमेरिका ने समझा सकता है कि भाई हाँ। लेकिन अगर उसको एक बार भी इजराइल को ये महसूस हुआ कि नहीं ये डील जो है ये लॉन्ग टर्म डील हो गई है और अब मिड टर्म इलेक्शन के बाद भी ऐसा कुछ नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है इजराइल जो है लेबनान पर अटैक करना कम नहीं करेगा। बिल्कुल वो बराबरी से अटैक करेगा और फिर उसके बाद में इस जंग में ईरान कूदेगा। और अगर ईरान कूदा तो फिर जो है ये समझ लीजिए डील टूटी। मतलब दुनिया इस मुगालते में बिल्कुल ना रहे कि ये डील के बाद सब कुछ शांत हो जाएगा। दुनिया को दिखाने का एक तरीके है। सब पर्दे के पीछे जब खुलेगा गेम बहुत। अभी देखिए अभी इसमें आपको कहीं भी इन तीनों के देशों के बीच में क्या किसी यूरोपियन कंट्री का नाम सुनाई दे रहा है कि किसी नाटो कंट्री का नाम सुनाई दे रहा है? आपको ब्रिटेन का नाम सुनाई दे रहा? नहीं सुना। लेकिन इनडायरेक्टली सारे वॉर पे है। कहीं ना कहीं से आपको अगर आप ज्यादा छानबीन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि साइप्रस में क्या हो रहा है, साइप्रस में किसकी सेना वहां पर तैनात कर दी गई है, नाटो के देशों में क्या चल रहा है, वहां पर कौन क्या तो कुल मिला के रशिया किस तरह इन्वॉल्व है, चाइना किस तरह इन्वॉल्व है। तो ये केवल 3 देशों का युद्ध नहीं है। हम शुरुआत से कहते चले आ रहे हैं इस बात को कि इस युद्ध को इनकी चाल ये बेसिकली अमेरिका, यूएस, यूके और नाटो देशों की एक चाल है कि किसी भी तरह इस जंग को एशिया की तरफ शिफ्ट कर दो ताकि पूरा एशिया जो है वो इस जंग में बर्बाद हो जाए और फिर हमसे क्या हो, हमसे डिमांड हो वेपन्स की, ताकि जो मेरा इतना लॉस ईरान में हुआ है वो कैसे भरपाई होगी भाई, फिर हम वेपन्स बेचेंगे। इन्होंने दशकों तक दिव्यांशु किया क्या,
दो देशों के बीच में एक को सपोर्ट किया, उसको मजबूत दिखाया। तो दूसरे को ये लगा कि यार अमेरिका तो इसको सपोर्ट कर रहा है, तो हमारे पास हथियार होने चाहिए उन्नत दर्जे के। हथियार ऑर्डर करता है। हथियार कहाँ से आएंगे भाई? अमेरिका से आ गए। अमेरिका से हथियार आए। अब अमेरिका से जब हथियार की डील हो गई, तब अमेरिका ने इस तरफ आ गया, यानी मेरे तरफ, कि चलो अब तो आपके पास में क्या, हमने आपको एडवांस 6th जनरेशन का फाइटर जेट दे दिया, हमने आपको एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करा दिया, हमने आपको न्यूक्लियर सबमरीन दे दी। अब दूसरा वाला सकते में यार इसको इतना दे दिया है, तो इसकी दोस्ती अमेरिका ज्यादा पक्की हो रही है, बिल्कुल। अब हमारे लिए, हमारी संप्रभुता के लिए खतरा हो जाएगा। फिर वो देश उससे ऑर्डर करेगा। इनकी जो मेन मार्केट है, जो विपन्स का इनका जो कारोबार है, वो ऐसे नहीं चल सकता। अगर दुनिया में शांति हो जाएगी तो क्या ये जो ये हथियार बन रहे हैं जंग खाने के लिए बन रहे हैं? ये देश बिल्कुल नहीं चाहती कि जंग खत्म हो, और इजराइल भी उन्हीं में से एक है। इजराइल साफ तौर पर कह चुका है कि भैया तुम डील कर लो भले, लेकिन हम इस डील को मानने के लिए बाध्य नहीं है। हम ट्रंप के गुलाम नहीं हैं। हमने जो जमीन पर कब्जा किया है ईरान की, उसे नहीं छोड़ेंगे। इजराइल काट, जो कि इजराइल के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह धमकी दे दी है इस डील को लेकर। आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी, क्या 19 जून को डील साइन हो पाएगी? डील साइन हो भी जाएगी तो उसके बाद क्या वाकई शांति आ पाएगी मिडिल ईस्ट में, या फिर अभी जो चल रहा है वो केवल एक छलावा है? असली चीजें बाद में खुलकर सामने आएंगी। आपको क्या लगता है, क्या ये डील हो पाएगी? क्या विश्व में शांति वापस आ पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा और देखते रहिए तमाम खबरों के लिए आप नवभारत टाइम्स।